Okay. Are you able to see my screen? Okay. My name is Jyoti Verma. I am DDIT posted at DTRTI Lucknow, and I will start today your session on income from business and profession. Okay, and you all are, I think, inspectors, so you all must be knowing the basic things about this section of Income Tax Act. This income head of the business and profession. So today I will start this thing. So, income from business and profession, the section will start from section 28 to section 44D, right? So now, first we will try to understand the meaning of the term business. ठीक है, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन में हम दो वर्ड्स देखते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि बिजनेस का एग्जैक्टली में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज बिजनेस, व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। तो सेक्शन 213 में सेक्शन 2 जो कि हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है, उसकी 13 सब क्लॉज में हमें बिजनेस की डेफिनेशन मिलती है। तो बिजनेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, it includes trade, commerce, manufacture, any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture, right? तो इसमें हमें पहला टर्म है ट्रेड। सो ट्रेड, एज वी ऑल नो, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज इट मीन्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स कैरिड ऑन विथ प्रॉफिट मोटिव, राइट? तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि परचेज होना चाहिए और फिर सेल होना चाहिए गुड्स का, और उसमें एक प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव शुड ऑलवेज बी देयर व्हेन देयर इज अ बिजनेस और अ प्रोफेशन, प्रॉफिट मोटिव शुड बी देयर। इसके बाद में हम आते हैं कॉमर्स की डेफिनेशन पर। तो व्हाट इज कॉमर्स? इट मीन्स ट्रेड कैरिड ऑन अ लार्ज स्केल, right? It is also a trade, but if it is carried on a large scale, it will constitute commerce. So that is trade and all other activities that are associated with the trade. अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें जो हम नियर बाय देखते हैं, ग्रोसरी शॉप आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तो एक ग्रोसरी शॉप में क्या होता है? परचेज होता है पहले आइटम्स का, उसके बाद में सेल होता है, और क्या निकलता है उससे? जो मार्जिन होता है, दैट इज द प्रॉफिट। तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि हाँ, वो एक बिजनेस है। ठीक है, कॉमर्स है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो लोग क्या करते हैं? यही चीज बाइंग और सेलिंग होता है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है, तो हम उसको बोलते हैं हाँ, इट इज कॉमर्स, इट इज अ इंडस्ट्री। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर क्या होता है? जो एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन होती है, मैन्युफैक्चर का मतलब देयर शुड समथिंग विच शुड बी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कुछ और चीज एक बनकर आनी चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अनलाइक ट्रेड एंड कॉमर्स, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है। और ये बाद में वन फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 से मैन्युफैक्चर टर्म हैज बीन क्लियरली डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 229 BA। डेफिनेशंस में आप देखेंगे, वहां पे आपको मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट, व्हाट इज अ मैन्युफैक्चर? इट इज अ मेकिंग ऑफ न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल आउट ऑफ इनपुट मटेरियल बाय फिजिकल और मैकेनिकल लेबर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर में क्या होगा कि एक जो भी हम इनपुट डालेंगे, उससे जो आउटपुट होगा दैट मस्ट बी डिफरेंट। यानी कि अगर शुगर का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इनपुट क्या होगा? जैगरी। एंड आउटपुट क्या होगा? शुगर। है ना? जैसे कि अगर वुलन या क्लॉथ का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा वुल या कॉटन, और आउटपुट क्या होगा? जो उससे जो यार्न बन रहा है, दैट विल बी द आउटपुट। तो दिस इज मैन्युफैक्चर एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड। आप इसको एक बार फिर से डेफिनेशन में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए और प्रिपेयरिंग, तो यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट योर फंडामेंटल्स। तो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में जैसा लिखा है, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये डेफिनेशन ही पूछ ली जाए कि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि क्या क्या चीजें विल कॉन्स्टिट्यूट मैन्युफैक्चर। सो लुक एट द डेफिनेशन अगेन अंडर योर इन योर इनकम टैक्स एक्ट। अब हम बात करते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस की,
कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिस जो अगर किसी चीज़ में हमको नज़र आएँगी किसी एक्टिविटी में, तो हम बोलेंगे कि वो बिज़नेस है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है समझना, कि हम क्यों जानना मतलब हम क्यों कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि बिज़नेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है या बिज़नेस की डेफ़िनेशन क्या है, इसके पीछे रीज़न है। क्योंकि जब हम असेसमेंट करते हैं, आप लोग इंस्पेक्टर्स हैं, आप सबने असेसमेंट में कंट्रीब्यूट किया होगा। तो जब आप लोग असेसमेंट हम लोग करते हैं, तो उसमें हम क्या कभी-कभी कोई चीज़ होती है और हम कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है, ये हमें बिज़नेस की तरह से लग रही है ना? जैसे कि कोई अगर इसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि कोई किसी ने अचानक से अपनी एक कार थी और उसने उसके पास कई कार थी किसी आदमी के पास में, वो सेल कर रहा है, ठीक है? एक कार है उसके पास में समझ लीजिए कई कार्स हैं, वो क्या करता है ओल्ड कार लेता है और उसको सेल कर देता है ना? लेकिन अपने इनकम टैक्स एक्ट में वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि हमने हमारे पास एक ओल्ड कार थी और हमने उसे सेल कर दिया और कैपिटल गेन ले लेता है उसके अंदर, कैपिटल गेन पे कर देता है। तो क्या होता है कैपिटल गेन में उसका जो प्रॉफिट होता है कैपिटल गेन में वो लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी लो हो जाता है ना? रेट ऑफ टैक्सेशन और शॉर्ट टर्म में भी इंडेक्सेशन का भी आपको बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। तो क्या होता है कुल मिलाकर जो टैक्स होता है वो काफ़ी कम हो जाता है ना? पर बिज़नेस में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो इस वजह से कई बार एसएससीज़ क्या करते हैं कि टैक्सेशन टैक्स इवेशन के लिए वो किसी चीज़ को और दिखाते हैं कि वो बिज़नेस नहीं है। बट एज़ अ टैक्समैन हम सबको क्या देखना है? हमें देखना है कि अगर किसी भी एक्टिविटी में हमें बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक नज़र आएँ, तो हम कोशिश करेंगे कि एज़ अ बिज़नेस इनकम हम उसको ट्रीट करें और एज़ अ बिज़नेस इनकम हम उससे टैक्स लें। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस, टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिज़नेस अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। तो फिर से हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। एम आई ऑडिबल? प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मुझे लगता रहे कि क्योंकि मेरी भी पहली क्लास है तो आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम एबल टू मेक यू अंडर ओके, ओके, ओके मनोज जी थैंक यू। एनी अदर पर्सन? आई वांट वन मोर कमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू मुन्ना प्रसाद जी। ओके पूर्णिमा जी, थैंक यू। So characteristic and am I my speed is a bit fast or it's normal? It's like good for you. Just comment or I'll slow down my speed. Okay, I'll make it a bit slow. So, okay, fine, Preeti ji, thank you so much. So, characteristic of business, हम देखते हैं तो business की characteristic क्या होनी चाहिए? There must be a continuous and systematic exercise of activity. यानी कि एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए और एक सिस्टमैटिक होना चाहिए। आप इसमें सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल फिर से हम ग्रोसरी स्टोर का अगर लेते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं? बार-बार ही इज़ बाइंग एंड ही इज़ सेलिंग एंड देयर इज़ अ प्रॉफिट, अगेन इन्वेस्टिंग, बाइंग एंड सेलिंग। इट इज़ अ कंटीन्यूअस चेन इज़ देयर, है ना? यू कैन सी। देन अभी सेकंड पॉइंट को हम हटाते हैं, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, प्रॉफिट मोटिव। Why the grocery owner is buying and selling? Just because of one reason, profit motive. There is a profit motive. That is why he is buying and selling. And the most important thing is this fourth point, transaction between two persons. Okay, it is a basic rule of business that a person cannot trade with himself, right? आप अपने आप से ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप अपने आप से ट्रांजैक्शन खुद के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। बट इसका एक अपवाद या इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर किसी आदमी ने एक कंपनी बना रखी है और उसी की एक फर्म है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकता है, राइट? लेकिन वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर होगा, हम वहाँ पे देख लेंगे कि ऐसा ना हो कि वो जब अपनी ही कंपनी को बेच रहा है तो कम दामों पे बेच रहा है या ज़्यादा दाम पे बेच रहा है, उसको देखा जाएगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है, बट अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है देयर मस्ट बी अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स, राइट? अ पर्सन कैन नॉट ट्रेड विथ हिमसेल्फ। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट है देयर मस्ट बी अ बिजनेस। हो सकता है एक बिजनेस हो जो कि कॉन्टिन्यूअस और सिस्टमैटिक एक्सरसाइज ना दिखे, एक अलग से एक इवेंट हो, है ना? और वो एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड की फॉर्म में आए। ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसको हम लोग अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर असेसमेंट वर्क ऑल्सो एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अब इसमें हम फिर से सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। इसमें लिखा है इट इंक्लूड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू, राइट?
तो क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ लीडिंग सेक्टर, इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो बाद में लेटर ऑन, ये स्टार्ट में नहीं हुआ था, आई थिंक 1994 से दिस सेक्शन, दिस थिंग हैज बीन एडेड, नॉट सेक्शन, this explanation has been added by various case laws, that if a person is rendering services, that will also come under the under business income. If he is rendering services, he is getting the money, it will also come under business income. So rendering of services will also come under business and profession. अब हम बात करते हैं, जो हमारा सेक्शन है वो क्या कहता है, प्रॉफिट्स फ्रॉम इनकम, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन अच्छे से देख ली, हमने सेक्शन भी देख लिया कहाँ बिजनेस लिखा है। अब हम देखेंगे इसमें जो दूसरा वर्ड है हमारे टॉपिक का, वो है प्रोफेशन, राइट। तो प्रोफेशन वर्ड जो है वो भी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, तो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। प्रोफेशन की डेफिनेशन 236 में व्हाट इज रिटन, इट इज रिटन दैट प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, ओनली दिस इज रिटन, राइट। तो खाली ये लिखा हुआ है कि प्रोफेशन में वोकेशन भी आएगा, नथिंग एल्स इज रिटन देयर। तो यहाँ से हमको सही से समझना है कि प्रोफेशन क्या है, और इंक्लूड्स इसमें वोकेशन भी इंक्लूड होता है, राइट। तो इसमें पहली चीज है, अब आप ऐसे समझिए कि प्रोफेशन क्या हो सकता है। प्रोफेशन, तो प्रोफेशन है जैसे कि प्रोफेशन क्या होता है कि अगर हम इसकी, मैंने जो लिखा है नरेशन में, तो इसमें इट इम्प्लाइज प्रोफेस्ड अटेनमेंट्स इन स्पेशल नॉलेज एक्वायर्ड ओनली आफ्टर पेशेंट स्टडी एंड एप्लीकेशन, राइट। जैसे कि डॉक्टर है, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट है, राइट, जैसे कि इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, या फैशन डिजाइनर है। दीज आर ऑल प्रोफेशंस, जो कि कैसे उसने प्रोफेशन एक्वायर किया है, वो वाला प्रोफेशन आफ्टर पेशेंट स्टडी एंड एप्लीकेशन, उसके थ्रू वो प्रोफेशन अटेन किया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। प्रोफेशन की एक लिस्ट भी है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड प्रोफेशन है, जिसके बारे में दिया है कि कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं, वहां आपको प्रोफेशन की लिस्ट भी मिल जाएगी, अभी मैंने आगे कोट भी किया है। तो ये हो गया प्रोफेशन, वी ऑल नो व्हाट इज प्रोफेशन। देन कम्स वोकेशन। नाउ व्हाट इज वोकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर, क्योंकि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में बहुत ही क्लियरली वोकेशन वर्ड को हाईलाइट भी किया गया है। तो व्हाट इज अ वोकेशन, वोकेशन क्या होता है। वोकेशन वैसे जो नॉर्मल सेंस में वोकेशन होता है कि एक फ्री टाइम में जो आदमी एक्टिविटी करता है फॉर हिज एज अ हॉबी, एज अ न्यू स्किल सेट, जो चीजें होती हैं वो वोकेशन होता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है ना, अगर किसी ने पढ़ाई उस तरीके से डिग्री और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि ऐसे ही लोगों के हाथ देखता है, उसके बदले में ही इज एक्वायरिंग सम मनी, लोग उसे दक्षिणा देकर जाते हैं, तो दैट विल कम अंडर वोकेशन। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे ये जो मैंने यहाँ पे कोट किया है कृष्णन वोकेशन के आगे, कृष्णन मेनन पी वर्सेस सीआईटी 1959 35 आईटीआर 48, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। तो इस केस में क्या था, इसमें था कि एसएससी जो है वो अपने डिसाइपल्स को वेदांता फिलॉसफी पढ़ाते थे। ठीक है, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो मतलब मनी उससे लेंगे ही, उस एक्टिविटी से उन्हें पैसा मिलेगा ही। लेकिन क्या था कि उनके कुछ डिसाइपल जो थे वो उनको गिफ्ट्स ऑफ मनी दिया करते थे सेवरल ओकेजन पर। तो क्या हुआ, एसएससी ने बोला कि ये जो है ये मैं टैक्सेशन की उसमें नहीं आएगा, लायबल टू टैक्स नहीं है, एज ही इज नॉट कैरिंग आउट एनी वोकेशन, या मतलब प्रोफेशन की तरह से नहीं कर रहे हैं, और जो रेसिट्स हैं वो प्रॉफिट्स ऑन गेन में नहीं आएंगी। ये इस केस में हुआ था। लेकिन बाद में कि जो वेदांता की जो इसमें रूलिंग आई है उसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इन टीचिंग वेदांता जो एसएससी है वो एक वोकेशन कैरी कर रहा है, कैरी ऑन कर रहा है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन एक्टिविटी टू बी अ वोकेशन, दैट इट शुड बी एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइज़ हो, सिस्टमैटिक हो, कि हम किस समय पढ़ाएँगे, एक पूरा स्कूल की तरह से चल रहा हो, ज़रूरी नहीं है वोकेशन के लिए ये। एंड एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एसेंशियल दैट वो प्रॉफिट मोटिव के इंटेंशन के साथ में ही किया गया हो। लेकिन उस वोकेशन की प्रैक्टिस करने से अगर इनकम होती है, तो वो आ जाएगी बिज़नेस इनकम में आ जाएगी, वहीं पे टैक्स होगी। राइट, तो क्या चीज़ है कि कई बार, अब देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है, एक मेरे साम मतलब एक केस हुआ था, वहाँ पर लखनऊ के एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनका ये कहना था कि मैं तो बस ऐसी पार्ट टाइम में मैं इस चीज़ को करता हूँ,
राइट। और मैं ये मेरा कोई प्रोफेशन की तरह से तो है नहीं, कोई डिग्री तो है नहीं, लेकिन मैं ये करता हूँ। बट क्या है, उनको काफी इनकम हो रही थी। उन्होंने ये तक बताया कि उनके लिए कई लोग इतना इतना पैसा देते हैं, या किसी ने उनको फ्री में घूमने के लिए होटल में गए, वो ये सारी चीजें उनको उन्होंने खुद बताई। तो इससे हमें क्या लगता है कि वो उस वोकेशन की वजह से ही उनको वो इनकम हो रही है। तो अगर वोकेशन की वजह से इनकम हो रही है, तो कहीं ना कहीं टैक्स होगी। अगर टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो वोकेशन की वजह से होने वाली जो इनकम है, वो कहाँ पर आ जाएगी, प्रोफेशन में इंक्लूड हो जाएगा वो, एंड इट विल बी टैक्स्ड। तो तो हमने वोकेशन का, मुझे लगता है, आई थिंक प्रोफेशन की डेफिनेशन हमने इससे कर लिया है ना। और इसमें वोकेशन भी आता है। आप लोग की केस लॉ जो है, एक बार चाहे तो देख लीजिए, लेकिन इसमें यही चीज ही डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये वेदांता फिलॉसफी रिसाइट करने का जो प्रोफेशन था, वो वोकेशन में आता है, और उससे होने वाली जो भी इनकम है, उसकी वजह से होने वाली जो भी इनकम है, वो बिजनेस इनकम में टैक्स होगी, बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होगी। अभी देखिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ही रूल 6F में ये सारे के सारे बताए गए हैं कि कौन कौन से ये प्रोफेशंस हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेशन, लीगल, मेडिकल, टेक्निकल कंसल्टेंसी किसी भी तरीके की है, तो वो प्रोफेशन में आएगा। अब हम एक बार फिर से, अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं, जो हमारा टॉपिक है बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझ में एक आ जाए, एक फिगर हमारे समझ में आ जाए कि हाँ क्या चीज है, देयर शुड बी सम पिक्चर इन आवर माइंड। सो क्या चीज है, तो जो प्रोफेशन और बिजनेस है, इट मस्ट बी कैरिड ऑन बाय एसएससी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो एसएससी उस प्रोफेशन वो कैरी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कैरी कर रहा है, उससे होने वाली इनकम हम उसको एस्करटेन कर दें। तो द दैट प्रोफेशन और बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय एसएससी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि हम कैसे टैक्स करते हैं, जो भी इनकम इस साल हमारी इनकम हो रही है, इस असेसमेंट इस प्रीवियस इस फाइनेंशियल ईयर में वो नेक्स्ट ईयर में ट्रीट होगी। तो जो प्रेजेंट चल रहा है वो प्रीवियस होता है, और जब वो टैक्सेशन में जाता है तो वो असेसमेंट ईयर बन जाता है। राइट। जैसे कि इस समय कौन सा प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा, 2021 चल रहा है। राइट। तो ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021, जब हम इसका रिटर्न फाइल करेंगे तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22 असेसमेंट ईयर में हम इसको टैक्स करेंगे। तो क्या चीज़ है कि इट मस्ट बी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब क्या चीज़ है, क्या ज़रूरी है कि पूरा प्रीवियस ईयर में वो चले तभी उसे टैक्स करें? ऐसा नहीं है। राइट। अगर किसी ने बिज़नेस सितंबर में स्टार्ट किया है, तो क्या हो जाएगा, सितंबर से लेकर और नेक्स्ट मार्च तक वो प्रीवियस ईयर होगा। यानी कि अभी अगर कोई अपना प्रोफेशन स्टार्ट करता है आज 29 मई 2020 से, तो 29 मई 2020 से लेकर 31st April 2021, that will be the previous year for him, है ना। It will not include the whole year, it will include only the part of the year in which he has started the profession or business. So it must be carried on during the previous year. Only profit of the previous year to be taxed. तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट ही टैक्स्ड होते हैं, है ना। इसीलिए जब हमें पुराने सालों का करना होता है तो हम रीअसेसमेंट करते हैं। राइट। तो उस प्रीवियस ईयर के टॉप जो भी प्रॉफिट होते हैं, वो नेक्स्ट वाले में हम उसको उस असेसमेंट ईयर में टैक्स करते हैं। इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम। हमने देखा है बिजनेस लॉस होता है ना, कोई भी, या प्रोफेशन में लॉस हो सकता है। तो जो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होता है, उसके अंदर बिजनेस लॉस होता है, जो कि सेट ऑफ हो जाता है। आपने अभी पढ़ा भी होगा क्लासेस में, तो वो सेट ऑफ होता है। रेलिवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये देखा जाता है कि बिजनेस इनकम है तो कौन से अकाउंटिंग मेथड के थ्रू उसको एसएससी जो है कौन सा अकाउंटिंग मेथड अपना रहा है। कैश अपना रहा है अकाउंटिंग मेथड की मर्केंटाइल। तो कैश क्या होता है, जिसके अंदर जब पैसा मिलता है, जब रसीद होती है कोई भी, उसी समय उसको हम अकाउंट में लेते हैं। राइट। मर्केंटाइल में क्या होता है कि अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो हम उसे एक्रूअल बेसिस पे ले लेंगे, इवन इफ हमें वो रसीद ना भी मिले। पर जैसे ही वो हमारा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम उस रसीद को अपने उसमें एक्रूअल बेसिस पे ले लेंगे। तो ये दोनों मेथड होते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि वो जैसे कि अगर किसी ने कैश मेथड लिया है, तो वो जैसे जैसे रसीद हो रही है, उसको तुरंत तुरंत वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इट शुड बी ऑल्सो अ कंसर्न। नाउ ऑन पॉइंट नंबर 6, अब जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद वन सेल्फ, हेंस नोशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। राइट। नोशनल प्रॉफिट, जैसे कि इफ अ प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर जैसे जो भी सिंगल बिजनेस जो कर रहे होते हैं, इफ अ प्रोप्राइटर विड्रॉज गुड कास्ट रुपीज 50,000 फॉर पर्सनल यूज,
एट एन एग्रीड वैल्यू उसने सोचा कि मैं ग्रोसरी शॉप में 5,000 रुपए का वैल्यू में निकाल लेता हूँ वहां से सामान, और उसकी जो एंट्री करूंगा अकाउंट्स में 6,000 रुपए और खुद के ही इनकम में कर लूंगा। तो ये कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, नोशनल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। There is no difference between legal and illegal business for taxation purpose. Even income from illegal business shall be taxable. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। लीगैलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। इनकम टैक्स का मतलब है टैक्स लेना, तो हम टैक्स लेते हैं चाहे वो इलीगल हो और चाहे लीगल हो, है ना। तो इस वजह से तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा, लीगल और इलीगल बिजनेस का। द रूल्स फॉर कंपटीशन ऑफ इनकम आर द सेम फॉर अ बिजनेस, प्रोफेशन और वेकेशन। तो जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा कि बिजनेस की डेफिनेशन अलग है, प्रोफेशन की अलग है, वोकेशन को समझना अलग है, पर जो कंपटीशन होता है वो सेम होता है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि वो बिजनेस है कि प्रोफेशन है कि वेकेशन है। ओके, वॉइस कनेक्ट नहीं हो रही है। मनोज जी, आप जरा देखिए एक बार फिर से, वॉइस कनेक्ट नहीं हो रही है, बोल रहे हैं। मैम आपकी वॉइस आ रही है क्लियर। उनके एंड पे कुछ आ रही कनेक्टिविटी का है? इशू होगा। ओके ओके। ओके फाइन। ठीक है, अभी देख लीजिए, मे बी कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ से ठीक है, कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्थ है द रूल्स ऑफ कंपटीशन, 8 पॉइंट में द रूल्स फॉर कंपटीशन ऑफ इनकम आर द सेम फॉर अ बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। राइट, तो अगर हमने किसी चीज को माना कि नहीं ये वोकेशन है, बट स्टिल जो भी इनकम है वो टैक्स होगी। जो मेथड है, कंपटीशन है, जो बिजनेस का रेट है, दैट विल बी सेम। बिजनेस इनकम में जो भी टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हैं वो सारे सेम रहेंगे। अब हमने एक पॉइंट वहां पे छोड़ दिया था, एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 213 में जो हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी, तो उसमें फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड जो है वो भी बिजनेस में आता है। तो अब इम्पोर्टेंट है उसको समझना कि होता क्या है। तो ये एक इस तरह की एक्टिविटी होती है, कोई भी रेफर्स टू, जो यहाँ पर एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है, इट मीन्स दैट इट इज अ ट्रांजैक्शन जो कि हम पूरी तरह से उसे नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रेड या बिजनेस है। ठीक है, लेकिन ये लगता ट्रेड या बिजनेस के जैसा ही है। अ, लेकिन हो सकता है कि अपने आप में वो, मतलब वो सारे के सारे जैसे हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो सारी उस एक्टिविटी में हो, उस ट्रांजैक्शन में। मैम प्लीज एक्सप्लेन 6 7। ओके राइट, एक मिनट। 6 and 7। ओके, तो इसमें किसका क्वेश्चन था, एक मिनट chat box में। मैं फिर से बोल दे रही हूँ। 6 क्या है, अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद वन सेल्फ, हेंस नोशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल इफ अ प्रोप्राइटर विदड्रॉज गुड कास्टिंग। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रिंसिपल होता है म्युचुअलिटी का प्रिंसिपल। राइट, कि अगर आप एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में पैसा डाल देते हैं खुद ही आपस में, तो वो नहीं हो रही है सर, बार बार कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ आपके एंड पर होगी प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी लोगों को आई थिंक, व्हाट अबाउट अदर पार्टिसिपेंट, आर यू एबल टू हियर? ओके ओके, तो आई थिंक आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी, जिनको, हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आप ठीक है। तो इसमें 6 और 7 पॉइंट में एक बार फिर से कर देती हूँ। ये सेम चीज है, इसका मीनिंग बस इतना है, 6 पॉइंट का मीनिंग कि आप अपने आप से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। राइट, मतलब कोई भी चीज़ है, आप अपने आप को ही नोशनल नहीं दे सकते ना कि हाँ मुझे ये प्रॉफिट हो गया, उसके अंदर से कुछ आपने निकाल लिया। मतलब सिंपल प्रिंसिपल कि आप ट्रांजैक्शन होगा, जब हम कहते हैं ट्रांजैक्शन, ओल्डन टाइम से ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू पीपल। तो बिजनेस इट इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट कैन बी बिटवीन टू एंड मोर पीपल, नॉट विद वन सेल्फ। बस यही है इसका मतलब, उसमें बहुत ज्यादा अब मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी, जो लिखा है बस उतना ही समझिए, है ना, कि अ पर्सन कैन नॉट डू बिजनेस विद वन सेल्फ। 7 पॉइंट का मतलब ये है, आप इसमें देखिए इलीगैलिटी, अगर कोई बिजनेस है, हम क्या करते हैं, आप सभी लोग इंस्पेक्टर्स हैं, आपने देखा होगा हम रेड में जाते हैं, सर्चेस में जाते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड है। तो वहां पर क्या होता है, मे बी उसका कोई बिजनेस हो जो कि इलीगल है, जो यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से वो एक लीगल बिजनेस नहीं है, लेकिन उसे उससे प्रॉफिट हो रहा है। और जो प्रॉफिट है,
अगर हम वहां पर गए हैं, हमें उसके मिला है, हमें वहां से होने वाली इनकम का सबूत मिला है ना, वी हैव द जो भी पेपर्स और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास में, तो हम उसको टैक्स करेंगे। हम लीगैलिटी में नहीं जाएंगे, उसमें बस ये है कि हम उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं टू सीबीआई एंड टू ईडी एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। लेकिन वहां पर क्या है, जो भी जो मिलेगा, जो भी चीज मिलेगी हम उसे टैक्स करेंगे, है ना, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, है ना, वी डोंट केयर अबाउट द लीगैलिटी ऑफ द बिजनेस, इफ द बिजनेस इज देयर वी विल टैक्स इट, जो भी उसकी प्रोसीड्स होगी, जो भी उससे होने वाली इनकम होगी। आई थिंक आई एम क्लियर फॉर दिस पॉइंट। हाँ, तो ये हमने देख लिए थे प्रोफेशंस कौन कौन से एज पर रूल सिक्स क्या क्या है। फिर हम, ओके, तो हम बात कर रहे थे एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड की, हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या, अभी तक हमने इसके बारे में जो हमने अभी समझा था वो ये था कि कोई भी क्या होता है ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ ट्रेड क्या होगा, वो एक ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि हमें लगेगा कि वो बिजनेस की जैसी है, बिजनेस या ट्रेड की तरह की उसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगी, पर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हो, राइट। तो उसको हम कौन, वो हम क्या लाएगा एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। इट इज अ एलीट, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रेड और बिजनेस की जैसा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि अपने आप में ट्रेड या बिजनेस ना हो। सम ऑफ द एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं बिजनेस के, वो जरूर उसके अंदर नजर आएंगे, तभी हम बोलेंगे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो जैसे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशियल इंटेंशन क्या है, जब वो एक्टिविटी या जब वो ट्रांज़ैक्शन एसईसी ने किया, तो उसके पीछे का इनिशियल इंटेंशन क्या था, उसके पीछे उस एक्टिविटी को करने का, और उसके बाद के सब्सीक्वेंट इवेंट्स कैसे थे, है ना? एसईसीज़ का कंडक्ट कैसा था उस थ्रूआउट उसमें, एंड whether the transaction was in the line of the SSC's business, whether it is a isolated transaction, हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। Sometimes isolated transaction, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, जरूरी नहीं है कि लगातार ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि हमने बिजनेस की डेफिनेशन में देखा कि क्या होता है, इज कॉन्टिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक एसएससी ने परचेज किया एक प्लॉट ऑफ लैंड, और उसने उसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनाया, राइट। और क्या किया उसने, उसमें ऑफिस स्पेसेस बनाई, एंड उसने क्या किया, उस वो जो भी ऑफिस स्पेसेस थी उसने उनको एक एक करके सेल करना शुरू किया, और पूरी एक्टिविटी से उसने प्रॉफिट बनाया, है ना। वो जो आदमी था वो मे बी वो किसी दूसरी चीज का, वो ज्वेलरी वाला था, ज्वेलरी ओनर था, ज्वेलर था, लेकिन उसने ये एक्टिविटी पूरी की पूरी की। तो हम क्या देख रहे हैं कि उसकी जो बिजनेस लाइन है, जो उसका बिजनेस है, देवराज सिंह आपकी कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो thereby making a profit from the, उसने ऑफिस स्पेस किया और इस पूरी उससे एक्टिविटी से उसने प्रॉफिट बनाया, राइट। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हो सकता है कि वो एक ज्वेलर हो, लेकिन उसने ये एक एक अलग से एक एडवेंचर किया इन द नेचर ऑफ ट्रेड, है ना, और उसने उस चीज को, उस एक्टिविटी को पूरा किया। तो अगर इस इंटेंशन के साथ में, अब आप यहाँ पे हम क्या देखेंगे उसका इंटेंशन क्या था, तो हमें यहाँ साफ साफ लग रहा है कि इंटेंशन उसका था बिजनेस मोटिव, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने पूरा का पूरा एक बनाया, है ना, उसने बेचा, बेचने के लिए उसने एडवर्टीजमेंट किया होगा, उसने किसी को लगाया होगा, फोन कॉल्स किए होंगे, लोग आए होंगे, पूरा बिजनेस वेंचर था वो। तो हम इसको एडवेंचर मानेंगे और इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ बिजनेस। पर क्या हो सकता है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, कि ये हो सकता है कि एसएससी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जब असेसमेंट हो, तो वो ये यहाँ पर बोले कि नहीं मेरा कैपिटल गेन हुआ है, उसने एक जमीन खरीदी और 2 साल बाद में उसने वो जमीन प्लॉटिंग करके बेच दी, और उसने बोला कि कैपिटल गेन हुआ है क्योंकि लैंड एक कैपिटल एसेट है।
तो हम वहां पर क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि इंटेंशन क्या था, एक्टिविटीज उसने क्या की थी, किस तरीके से उसने किया, टोटल प्रोसेस क्या था। तो हम उसको मानेंगे कि एडवेंचर है इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और हम उसको उसी तरीके से क्या करेंगे, टैक्स करेंगे, हम बिजनेस फिर मान लेंगे, है ना। तो लेकिन इसका कोई बेसिक रूल नहीं होता है, हम हर जो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिटरमिन करते हैं कि वो एडवेंचर या कंसर्न है इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, या फिर वो एक कैपिटल गेन या कुछ इस तरह का इशू है ना। तो वो हर जो भी केस है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उस हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसकी बेसिस पर हम उसको एसेस करेंगे। तो सेक्शन 213 में जैसे है भी, अ सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एसएससीज लाइन ऑफ बिजनेस मे कॉन्स्टिट्यूट, है ना, इट मे कॉन्स्टिट्यूट, नॉट इट इट शाल वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा है, तो इट मे कॉन्स्टिट्यूट एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब हम आ जाते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, जो हमारा मेन है यहाँ पर। तो इसमें सबसे जो नंबर 1 सेक्शन है, सेक्शन 28(1), आप अपने इनकम टैक्स एक्ट में देख सकते हैं अगर आपके पास में हो, मैंने वहीं से सीधे कॉपी किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, हमने पढ़ लिया है, बिजनेस प्रोफेशन को समझ लिया है। तो कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाला प्रॉफिट और गेन, है ना, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी समय वो हुआ हो तो वो आ जाएगा 28(1) में, सिंपल एज दैट। ठीक है, सेकंड है हमारा, इसमें क्या होता है, ये जो सेकंड सेक्शन है 28(2), राइट, इसके अंदर बात होती है कंपनसेशन की या पेमेंट्स की, जो किस लिए मिलते हैं, बिजनेस जो भी टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है किसी बिजनेस के, उसमें अगर मॉडिफिकेशन, टर्मिनेशन या उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कोई भी कंडीशन में चेंज होता है, उससे मिलने वाला जो भी कंपनसेशन होता है वो यहाँ पर टैक्स होता है। अब देखिए ये सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट था, ये सेक्शन इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार होता है जो कंपनसेशन वाली जो जो भी पेमेंट होती है वो आती है कैपिटल रिसीट में, है ना, जैसे कि वो रेवेन्यू रिसीट में नहीं आता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमेशा कंपनसेशन से मिलने वाला जो भी पैसा होता है वो क्या होता है, वो टैक्स इवेड हो रहा था, इसीलिए ये सारे के सारे सेक्शंस बनाए गए और इसके अंदर एग्जैक्टली में डाल दिया गया कि कंपनसेशन किस किस से चीजों से मिलने वाला जो कंपनसेशन है वो टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें फर्स्ट पॉइंट जो 28 सेकेंड ए है, इसको आप देख सकते हैं, ये 28 है ना, ये वाला जो पॉइंट है 28(2) का क्लॉज ए। फिर इसमें आ जाते हैं हम, क्लॉज बी है इसका, सी डी, इसमें यही सारी चीजें लिखी हुई हैं अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि अगर हम सी पढ़ें, तो एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज relating to the business of any other person at or in connection with the termination of the agency or the modification of the terms and condition relating thereto, यानी कि modification है, termination है, उन सब केसेस में ये होगा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी, ये सारे सेक्शन तो आप देख रहे हैं, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन से मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस से रिलेटेड जो भी टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उससे मिलने वाला जो कंपनसेशन होगा वो बिजनेस इनकम में टैक्स होगा, सिंपल, है ना। बट इसमें ये जो नया पॉइंट है 28(2)(e), ये एक नया सेक्शन है जो ऐड हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में, और ये 1 अप्रैल 2019 से है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि खाली 2 ही अमेंडमेंट हुए हैं सेक्शन 28 में। तो पहला अमेंडमेंट ये था, इसमें क्या लिखा है, एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू हिज बिजनेस। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर किसी भी पर्सन का, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ में, उसकी बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उससे मिलने वाला जो भी पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, वो टैक्स हो जाएगा इनकम में, है ना, बिजनेस इनकम में आ जाएगा। तो ये लाने के पीछे रीजन जो था वो ये था, एक मिनट, हाँ, तो इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि ये इससे मिलने वाली जो भी रिसीट होती थी वो क्या कहा जाता था, कैपिटल रिसीट की तरह से टैक्स होती थी,
है ना? तो कैपिटल रिसीट जो होती है वो कभी भी रेवेन्यू रिसीट टैक्स होती है, कैपिटल रिसीट जो होती है वो टैक्स नहीं होती है। तो यहाँ पर इस वजह से टैक्सेशन से ये बच मतलब निकल रहा था, इवेड हो रहा था। इसकी वजह से ये सेक्शन डाला गया। तो यहाँ पर है कि अगर किसी से बिजनेस से रिलेटेड है, समझ लीजिए 2 एजेंसीज के बीच में मिस्टर ए और मिस्टर बी, एक मतलब मैसर्स ए एंड मैसर्स बी 2 कंपनीज हैं, और क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में कि हम आपके बिजनेस को ये सप्लाई करेंगे। बट क्या होता है, लेटर ऑन वो सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कुछ पैसा जो है 2 लाख रुपए समझ लीजिए मैसर्स बी को मिलता है। तो वो कहाँ पर जाएगा, वो 28E में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बिजनेस से रिलेटेड था, इसलिए 28E में वो टैक्स हो जाएगा। तो हम ही देख सकते हैं, मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 अ न्यू सब क्लॉज ई हैज बीन एडेड टू सेक्शन 28E to bring into tax net gains receipt in the nature of compensation arising out of termination, modification of a contract related to the business of the SEC। ठीक है? तो क्या है, कोई भी रेसीट्स जो कि कंपनसेशन की फॉर्म में है, टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड है एसएससी के बिजनेस से, तो क्या हो जाएगा, वो टैक्स उसको माना जाएगा। उसको हम मतलब गेन्स में आ गया है और उसको हम क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। अब इसमें और एक्सप्लेन किया है आगे। Section 28 of the Income Tax Act has been amended to provide that any compensation received or receivable by any person, whether revenue or capital, in connection with the termination or the modification of the terms and condition of any contract relating to his business shall also be taxable under the head profits and gains of business। है ना, यही चीज है। अब देखिए, जो ये जो सेक्शन है इसका जब ये ऐड हुआ है, यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है, तो इसी के साथ में एक और अमेंडमेंट हुआ है। मुझे लगा आप लोग यहाँ पे देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें है कि वहां हमने पढ़ा था, अभी 28 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें है कि वो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, है ना? तो वो उससे कंपनसेशन जो भी मिलेगा वो टैक्स हो जाएगा बिजनेस इनकम में। पर अगर वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जैसे आप देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो क्या है, सेक्शन 56 आपने अभी पढ़ा भी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो इसमें भी क्लॉज 11 जो है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 में, उसमें भी है कि अगर कंपनसेशन या कोई भी पेमेंट मिलता है, ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन को मिलता है, किसी भी नाम से मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि कंपनसेशन नाम से मिले, इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयर टू, यानी कि उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। तो आप दोनों सेक्शन में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। इस सेक्शन में जो है, जब 28 में बिजनेस इनकम में कब आएगा, जब वो उसके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। हाँ, जब वो उसके बिजनेस से रिलेटेड होगा तो वो टैक्स होगा बिजनेस इनकम में। ठीक है? और अगर वो उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा तो वो कहाँ टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। राइट? तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगा। तो आप इन दोनों सेक्शन को याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं ये 2000 1 अप्रैल 2019 से इफेक्ट में आ गए। अब इसका जो 28(3) है, ये है इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है आप जो इसकी लैंग्वेज है उसको समझना। यहाँ पर है कि इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, ट्रेडिंग एसोसिएशन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। है ना? प्रोफेशनल एसोसिएशन कोई भी, जैसे कि सीए लोग हैं, उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना रखी है। कुछ कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी ट्रेड का, जैसे कॉटन कल्टीवेशन है उन्होंने, या टी प्लांटर्स है उन्होंने अपनी एसोसिएशन बना रखी है। तो इस तरह की एसोसिएशन से जो होने वाली जो भी इनकम होती है ना, उससे जो भी इनकम डराइव होती है वो वैसे टैक्स नहीं होती है ना? बट क्योंकि क्यों नहीं होती है, वहां पे म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल आता है कि अगर 10 लोगों ने मिलके 10-10 हजार रुपए दिए कि हम आपस में ये रिक्रिएशन एक्टिविटी करेंगे, हम एक कहीं पर जाएंगे, खाना खाएंगे, या अपने लोगों के लिए काम करेंगे, है ना, उनके लिए बेसिक जो हेल्थ बेनिफिट्स है हम उनको देंगे, किसी भी तरह की, अगर उन्हें एक एसोसिएशन बना रखी है, लेकिन क्या है, तो वो टैक्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हीं लोगों ने पैसा दिया और उन्होंने ही अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर लिया। तो यहाँ पर म्यूचुअलिटी का प्रिंसिपल आ गया, यानी कि आप अपने आप से प्रॉफिट नहीं ले सकते हो, है ना? सभी का पैसा पूल किया और यूज कर लिया। लेकिन अगर यही एसोसिएशन, है ना, वो क्या करती है, कोई किसी भी मेंबर को स्पेसिफिक कुछ अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कुछ मेंबर्स को, तो उससे होने वाली इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्स हो जाएगी।
ठीक है, तो अगर हम ये करें कि जो जनरल सर्विसेज अगर परफॉर्म होती है मेंबर्स के लिए तो वो टैक्स नहीं होंगी, है ना? जनरल सर्विसेज यानी जो सबको मिल रही हैं। पर अगर कुछ मेंबर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो वो टैक्स हो जाएंगी सेक्शन 28(3) में। तो यहाँ पर आपको जो याद रखने वाली चीज है वो है कि हमेशा स्पेसिफिक सर्विसेज और मेंबर्स के लिए अगर प्रोवाइड की जाती है तो वो सेक्शन 28(3) में टैक्स हो जाएगी। अब ये फोर्थ वाला जो 28(3) ए से लेकर सेक्शन 28(ई) तक, ये आप देख सकते हैं 28(3) ए, बी, सी और डी, ई, ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं ये क्या है, ये ये अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स को, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्सपोर्टर है वो गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर, इन सच केस उसको गवर्नमेंट जो है कुछ इंसेंटिव देती है ना? वो जो इंसेंटिव्स है उनको एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स कहा जाता है, और वो जो भी एसएससी है उसकी हेड, अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन में उसको टैक्स किया जाता है। तो ये जो इंसेंटिव है ये 5 तरीके के हो सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे मैंने लिखे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। जैसे कि लाइसेंस ग्रांट करना, कैश असिस्टेंस मिलता है कई बार, है ना? ड्यूटी, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम जो जिसे कहा जाता है ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक में जो मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस इनकम में टैक्स हो जाएँगी। अब आता है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन सम रिसीव बाय लॉयर फ्रॉम। ठीक है, यहाँ तक हम अभी पढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टिबल इनटू मनी और नॉट, अगर किसी को उसके प्रोफेशन की वजह से किसी भी तरह का बेनिफिट मिलता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो मनी में कन्वर्टिबल हो, है ना? मतलब इस तरह का कोई अगर बेनिफिट मिलता है तो क्या होता है वो इन अदर अंडर द हेड इनकम में वो टैक्स हो जाएगा। जैसे कि एक लॉयर जो है, समझ लीजिए एक लॉयर है, उसने शराबबंदी के अगेंस्ट में, है ना, उसने जाकर कोई पिटिशन किया और उसने उससे जीत लिया उस चीज को। तो क्या हो जाएगा, बाकी लॉयर अगर उसको लाके कुछ कुछ देते हैं कि चलो तुम्हारे लिए ये फ्री सुविधा हमने दे दी है, कुछ देते हैं, तो उससे वो जो 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 उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो मॉनिटरी फॉर्म में ही मिले। तो वो जो उसको मिलने वाली जो भी पर्क्स एंड परक्विजिट है, समझ लीजिए, वो आ जाएगा 28(4) में, उसको टैक्स करेंगे, है ना? कुल मिलाकर क्या चीज कि क्योंकि वो क्यों हो रहा है, उसकी प्रोफेशन की वजह से उसको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए हम उस बेनिफिट्स को हम कहाँ टैक्स करेंगे? एक ही सेक्शन है हमारे पास में, 28 में करेंगे, बिजनेस इनकम में। और बिजनेस इनकम में कौन सा सेक्शन बना रखा है? 28(4) में हम उसको टैक्स करेंगे, है ना? जैसे कि एक अगर समझ लीजिए किसी लॉयर है ना, वो लॉ का काम कर ही रहा है और उसके साथ में उसको जो भी जो कंपनी है उसने उसको अपना रेसिडेंशियल परमाइज, कार, टेलीफोन, ये सारी चीजें दे रखी हैं। या कोई मूवी डायरेक्टर है, उसने एक्टर एक्टर को तो दिया ही हुआ है, साथ में एक्टर की फैमिली को भी घूमने के लिए, फॉरेन घूमने के लिए उसने सारी चीजें प्रोवाइड की है। तो कहाँ पर जाएगा वो, जो उसकी इनकम में ही वो टैक्स होगा, क्योंकि उसकी प्रोफेशन की वजह से ही उसको वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए बिजनेस इनकम में, एसएससी की बिजनेस इनकम में जाएगा। अब ये सिक्स्थ पॉइंट जो है 28 सेक्शन 28(5), इसमें है इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन ड्यू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम सच फर्म। ठीक है, अब देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम्म, तो देखिए, जो भी आप लोगों ने अभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो पढ़ा, जब हो सकता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत, तो आप लोग जानते होंगे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या चीजें होती है? एक तो प्रॉफिट होता है, जो उस पार्टनरशिप को फर्म का जो भी प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट होता है वो जाके ऐड होता है, वो फर्म की फर्म उस पे टैक्स देता है, जो भी प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होता है, पार्टनर्स के हाथ में वो एग्जम्प्ट होता है, उनको उस पे टैक्स नहीं देना होता है ना? जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन जो भी मिलता है पार्टनर्स को अपनी फर्म से, उसके ऊपर उनको टैक्स देना होता है। और वो टैक्स कहाँ पर देना होता है? बिजनेस इनकम में। अब आप सोचेंगे सैलरी भी बिजनेस इनकम में आ रही है ना? क्यों आ रही है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से प्रॉफिट को छोड़कर, क्योंककि प्रॉफिट ऑलरेडी टैक्स हो जाता है फर्म के हाथ में, है ना? तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे टैक्स होगा? प्रॉफिट टैक्स होगा फर्म के हाथ में। लेकिन उससे अलग जो भी
अगर मिलता है इंटरेस्ट या सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, जो भी मिलता है पार्टनर्स को, वो कहाँ पर टैक्स होगा? बिजनेस इनकम में टैक्स होगा। ठीक है, इसके अंदर भी एक क्लॉज है, जो ये मैं पूरा सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म सच from such firm, provided that where any interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called or any part thereof has not been allowed to be deducted under clause B of section 40, the income under this clause shall be adjusted to the extent of the amount not so allowed to be deducted. यहाँ आपको थोड़ा वो कठिन लग रहा होगा देखकर, बट बहुत ही सिंपल है। तो सेक्शन 28(5) में कह रहा है कि जो भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी तरह की चीजें मिल रही हैं एक्सेप्ट प्रॉफिट, वो सारा का सारा कहाँ पे टैक्स होगा? वो पार्टनर ऑफ अ, जो पार्टनर है उसके हाथ में वो टैक्स होगा, है ना? उस फर्म के पार्टनर के हाथ में टैक्स होगा। और नीचे जो लिया है इसका मतलब है टू द एक्सटेंट अलाउड अंडर सेक्शन 40B। ठीक है, तो ये जो क्लॉज लगा है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि सेक्शन 40B में क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है, राइट, तो उसका क्या होगा? उसके अंदर से कुछ मतलब प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कब आएगा? ये सारी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, हम इन सारी चीजों को डिडक्ट करेंगे तो आएगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सेक्शन 40B में क्या दिया हुआ है? 40B में दिया है, हर चीज की लिमिट दे रखी है ना, कि किस लिमिट तक हम किस किस को हम इंटरेस्ट देंगे और कब देंगे, सैलरी कब देंगे। जैसे दिया हुआ है 40B में कि हम जो पार्टनर्स हैं, जो वर्किंग पार्टनर्स हैं, हम खाली उन्हीं को देंगे, है ना? और पार्टनरशिप डीड में जितना दिया हुआ है, अगर जिसका नाम मेंशन है, हम उसको देंगे। इंटरेस्ट जो है हम 12% से ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, जो भी ये सारी जो भी चीजें हैं वहां पे दे रखी हैं। और क्या होता है 40B में? इनका डिडक्शन फिर फर्म को मिल जाता है। तो 40B में समझ लीजिए अगर डिडक्शन, इन सब चीजों का डिडक्शन मिला, एसएससी ने क्लेम किया 50,000 रुपीज, पर उसको डिडक्शन मिला 40,000 रुपीज, है ना? तो जितना डिडक्शन मिला है उतना ही जो पार्टनर्स हैं उनके हाथ में भी टैक्स होगा, क्योंकि बाकी जो डिसअलाउ हो गया 40B में वो तो ऑलरेडी ऐड हो गया है फर्म की इनकम में, और वो प्रॉफिट में जाकर उसके ऊपर प्रॉफिट निकाला गया होगा। मैं आपको फिर से एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट 12% ज्यादा नहीं दे सकते हैं किसी भी पार्टनर को, है ना? लेकिन क्या हुआ है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में 14% इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, और अलाउेबल था 12%, तो 14% के हिसाब से अगर सबको, 3 पार्टनर है, तीनों को 1-1 लाख रुपए दे दिया गया, तो 3 लाख रुपए हो गया, है ना? लेकिन अब क्या हुआ? असेसमेंट हुआ, है ना? असेसमेंट में क्या देखा कि नहीं, 14% तो अलाउड नहीं है, 12% देंगे। तो हम मान के चलते हैं कि समझ लीजिए 10,000 रुपीज डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? जो 30,000 रुपीज फर्म की इनकम में ऐड हो गया, है ना? तो जो पार्टनर्स को दिखाया गया था कि इंटरेस्ट हमने 1 लाख दिया है, वो भी तो 90,000 हो गया ना। तो हम 90,000 तक का जो इंटरेस्ट है, जितना मिला है, हम उसी को लेंगे पार्टनर की इनकम में, और उसको टैक्स करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई कमेंट करेगा? मैं एक्चुअली 40B सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको भी डिस्कस भी करेंगे। ओके, थैंक यू अमित जी। तो है ना, तो हम इसका जो क्लॉज लगा हुआ है, क्योंकि कई बार होता है जब आप कहीं देखोगे तो खाली ऊपर वाली जो लाइन है, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, ये तो मतलब सिंपल है कि जो प्रॉफिट होगा वो फर्म के हाथ में टैक्स होगा, है ना? और जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन है वो पार्टनर को मिल रही है, वो पार्टनर के जो भी अकाउंट वो बनाएगा उसके स्लैब में जाकर उसके हाथ में टैक्स होगा। लेकिन टैक्स किस लिमिट तक होगा? अगर वहां पर डिसअलाउ हो गया है, तो यहाँ पर भी वो इस उस लेवल तक यहाँ पर भी वो डिसअलाउ हो जाएगा, डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद में हम आते हैं सेक्शन 28(5)(a) के ऊपर, है ना? ये एक तरीके से इसे कहा जाता है नॉन कम्पीट फी, यानी कि कंपटीशन को कम करने के लिए जो पैसा दिया जाता है। तो एक तरीके से ये भी कैपिटल रिसीट की फॉर्म में नजर आता है ना? मतलब इसका जो नेचर है कैपिटल रिसीट है, इस वजह से इसको एक्ट में डाल दिया गया है, ताकि ऐसी कोई रसीद टैक्स होने से ना बच पाए। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर if any sum, whether received or receivable in cash or kind under an agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession। समझ लीजिए कि दो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, एक ही काम कर रही है, तो जो बड़ा वाला है ए जो है उसने बी को बोला कि तुम ये छोड़ दो, इसकी जगह पर तुम मुझसे 10 लाख रुपए ले लो, है ना? तो वो जो पैसा है एक तरीके से मतलब कैपिटल रिसीट का नेचर है उसका, लेकिन क्योंकि एक्ट में लिखा है तो हम उसको सीधे हम मानेंगे बिजनेस इनकम है, वो 10 लाख रुपीज बी के हाथों में, जो अपना बिजनेस खत्म कर रहा है।
है ना, तो हम उसको यहाँ पे टैक्स कर देंगे। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्स राइट of similar nature information or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision for services। ये भी वही चीज है कि अगर नॉट शेयरिंग ऑफ मतलब नो हाउ, हम जो भी पेटेंट उसको और शेयर नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिल रहा है वो भी 28(5) में टैक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आते हैं हेलो मनोज जी, अभी कितना टाइम रह गया है क्लास में? हेलो। मैम चलिए साढ़े अभी तीन हम तक ये है। तो कंप्लीट। हाँ, कब तक है? 3:50? 3:30। 3:30? ओके ओके, देन वी हैव टाइम। तो ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, आपने कल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी 2-3 दिन से क्लास चल रही है, तो यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट। तो एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मिलने वाला जो भी पैसा होता है वो कहाँ पर टैक्स होता है? 28(6) में वो वो टैक्स होगा इनकम इनकम में, प्रॉफिट्स और बिजनेस इनकम में वो टैक्स होता है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10 एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10D में कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। क्या बोलता है ये सेक्शन एक्सप्लेनेशन, क्या बोलता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी taken by a person on the life of another person who is or was the employee of the first mentioned person or is or was connected in any manner whatsoever with the business of the first mentioned person and includes such policy which has been assigned to a person at any time during the term of the policy with or without any consideration। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसमें देख के काफी लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी है। तो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है कि कोई एम्प्लॉयर, जैसे समझ लीजिए कंपनी है, उसने अपने किसी पर्सन के ऊपर, जो भी उसका एम्प्लॉय भी हो सकता है और अनदर पर्सन भी हो सकता है, मतलब डायरेक्टर है, समझ लीजिए कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, उसके नाम के ऊपर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, है ना, ही शुड बी द कीमैन। तो उसने कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी उसके नाम पे ली जा सकती है। तो डायरेक्टर है तो क्या हुआ, एम्प्लॉय नहीं है ना, तो मतलब डायरेक्टर के नाम पे लिए तो किसी के नाम पे भी ले सकते हैं, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई और पर्सन जो उस बिजनेस से किसी भी तरह से रिलेटेड है और की पर्सन है। तो उसकी लाइफ में जब वो पॉलिसी ली जाती है तो उसे कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। बिजनेस से रिलेटेड जरूर होना चाहिए वो पर्सन। और अगर वो पॉलिसी जो है, ये देखिए बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि अगर उस पॉलिसी, जब तक उस पॉलिसी का टर्म है तब तक कि अगर वो किसी दूसरे उस पर्सन को असाइन कर दी जाए जिसके नाम पे ली गई है वो पॉलिसी, तो भी कुछ कंसिडरेशन लेके या ना कंसिडरेशन लेकर भी तो भी वो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ही बनी रहेगी। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं। सेक्शन 10(10)(D) में लिखा हुआ है, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑन सच पॉलिसी अदर देन एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या चीज है कि देखिए, ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी पैसा मिलता है ना, वो 10(10)D में एग्जम्प्ट होता है। पर कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी एक डिफरेंट पॉलिसी है, इसीलिए उसके बारे में अलग से दिया भी हुआ है। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो भी पैसा मिलता है वो 10(10)D में एग्जाम नहीं होता है, वो टैक्स होता है एज अ बिजनेस इनकम। ठीक है, किस तरह से टैक्स होगा? तो अगर एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉय के नाम पे पॉलिसी खरीद रखी है या अपने किसी डायरेक्टर के नाम पे खरीद रखी है, और बाद में जब पॉलिसी वो मैच्योर हो गई, है ना, जितने जो ज्यादातर ये होता है कि लाइफ टर्म या मतलब जितना, जब तक कि उसके रिटायरमेंट का टाइम है या जो भी पॉलिसी बना रखी है उसकी तरह से है। तो जब वो पॉलिसी खत्म हो गई तो उसकी जो भी पैसा मिला वो क्या होगा, जो कंपनी है जिसको वो पैसा मिला उसके हाथ में एज अ बिजनेस इनकम टैक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये होता है कि बीच में ही क्या हुआ कि जो हाँ, एक चीज ये हो गई। दूसरा क्या है कि अगर वो उसने क्या किया कि बीच में ही वो पॉलिसी कंपनी ने असाइन कर दी, उस आदमी को ही असाइन कर दी, है ना। असाइन कैसे हो जाएगी? क्या होता है, कोई पॉलिसी जो होती है, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि वो पॉलिसी कंपनी ने सरेंडर वैल्यू, मतलब एक जो भी पॉलिसी होती है उसकी एक सरेंडर वैल्यू भी होती है। अगर आप पॉलिसी पूरे टाइम तक ना चलाना चाहें तो उसकी एक सरेंडर वैल्यू होती है। तो कंपनीज क्या करती हैं कई बार कि वो पहले ज्यादा करती थी, तो क्या करती हैं कि वो सरेंडर वैल्यू के ऊपर उस आदमी को ही जिसके नाम पे वो पॉलिसी ले रखी है उसको वो असाइन कर दिया उन्होंने वो पॉलिसी। ठीक है, तो जब असाइन कर दिया उन्होंने पॉलिसी, तो किसको हो सकता है, या तो डायरेक्टर है ना, या मतलब कोई अदर पर्सन है जो एम्प्लॉय नहीं है या एम्प्लॉय है। तो अगर एम्प्लॉय को असाइन कर दी तो एम्प्लॉय ने जब वो पॉलिसी पूरी हुई तो एम्प्लॉय को जो पैसा मिलेगा वो कहाँ पर आ जाएगा?
वो आ जाएगा जैसे ही असाइन हुए एक्चुअली तभी आ जाएगा वो, उसमें उसकी सैलरी में वो टैक्स हो जाएगा 17(2) में। इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी, है ना, उस एम्प्लॉय को अगर वो पॉलिसी मिली। लेकिन अगर वो पॉलिसी एम्प्लॉय ना होकर किसी और आदमी के नाम पर वो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी थी और उसको असाइन कर दी गई थी, है ना, डायरेक्टर है या कोई और पर्सन है बिजनेस से, तो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो टैक्स होगा, है ना। तो दो तीन तरीके से हो सकता है। अगर वो पॉलिसी कंपनी है, कंपनी ने कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, किसी भी वजह से मतलब कुछ रीजन, कुछ कैजुअलिटी हो गई, डायरेक्टर की डेथ हो गई या एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो जो पैसा मिलेगा, या फिर पॉलिसी पूरी हो गई तो जो भी पैसा मिलेगा कंपनी को मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो जाएगा, जो कि ये सिंपल यहाँ पे कह रहा है, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम, जो भी पैसा मिल रहा है, बोनस भी अगर मिल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं, अगर हम पूरा जानना चाहेंगे ना कीमेन इंश्योरेंस को, तो यहाँ पर क्या है कि कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो पॉलिसी, जैसे आपने 56 में भी आपने देखा होगा अदर सोर्सेज में, वहां पे लिखा है कि अगर प्रॉफिट में मतलब बिजनेस प्रॉफिट में टैक्स नहीं हुआ, सैलरी में टैक्स नहीं हुआ, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, है ना, ताकि बचे ना। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कब वो बिजनेस में टैक्स नहीं होगा, जबकि कंपनी ने वो पॉलिसी असाइन कर दी है एम्प्लॉय को, है ना, या फिर डायरेक्टर को या किसी अदर पर्सन को जो एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में वो कहाँ टैक्स हो जाएगी, अदर सोर्सेज में। ठीक है। और अगर वो पॉलिसी जो है वो क्या है, असाइन कर दी है उसी एम्प्लॉय को, है ना, जो कि उसका मतलब एम्प्लॉय था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एज अ परक्विजिट, है ना, सैलरी में वो टैक्स हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, ऐसे क्या है, बिजनेस इनकम की तरह से टैक्स होगी अगर कंपनी का ही है। दूसरी क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में है, वो है कि कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में पे किया जाने वाला जो भी प्रीमियम होता है, वो कंपनी के हाथ में या फर्म के हाथ में पूरी तरह से वो 37 में एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, उसका डिडक्शन मिलता है। तो ये एक फेवरेबल चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए कि उनको मिल गया है वहां पर। दूसरे क्या पॉइंट है कि वो जो मिलता है पैसा, है ना, वो जो एम्प्लॉय है जिसके नाम पर या डायरेक्टर है जिसके नाम पर वो पॉलिसी ली गई है, राइट, उसके हाथ में वो अपने 80C में उसको उसके जो भी मतलब नहीं ले सकता, उसका डिडक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ले रही है वो डिडक्शन। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर। और एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कई बार इसमें आता है कि सरेंडर वैल्यू पे वो असाइन कर दी जाती है। तो होता क्या है, कई बार आप एक केस लेके चलिए कि एक डायरेक्टर है, समझ लीजिए कंपनी का, और फिर बाद में क्या हुआ कि वो दूसरी कंपनी में चला गया, है ना। अब इस कंपनी ने, जो ए कंपनी है, उसने इस डायरेक्टर के नाम के ऊपर ले रखा था कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, अब वो तो यहाँ से चला गया। तो क्या दो चीजें हो सकती हैं, या तो पॉलिसी लैप्स हो जाए, है ना। दूसरा क्या है कि क्या करते हैं, कई बार सरेंडर वैल्यू के ऊपर उसको वो पॉलिसी दे दी जाती है ना। या फिर समझ लीजिए कोई कंपनी है, उसके यहाँ पर डायरेक्टर है, उन्होंने पहले 3 साल तक, उन्होंने कहा 3 या 4 साल तक ठीक है कंपनी भरती रही, बाद में कंपनी ने क्या किया, सरेंडर वैल्यू के ऊपर डायरेक्टर को असाइन कर दी वो पॉलिसी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, सरेंडर वैल्यू हमेशा कम होती है, राइट। आप लोग भी कोई पॉलिसी आप खरीदेंगे 20 साल के लिए है, आप 2 साल में खत्म करने जाएंगे, आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा एलआईसी से। तो वही चीज है कि सरेंडर वैल्यू काफी कम होती है, तो सरेंडर वैल्यू के ऊपर क्या करते हैं, डायरेक्टर को असाइन कर दी वो पॉलिसी, है ना। अब क्या है, उसके आगे की जो भी प्रीमियम है वो डायरेक्टर भरेगा, है ना। तो ये वाली चीज भी हो सकती है यहाँ पर। तो डायरेक्टर, लेकिन अब क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में आ गया है कि इवन इफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन 1 है इसमें दिया हुआ है, विच हैज बीन असाइन टू अ पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी विदाउट एनी कंसिडरेशन, कि अगर असाइन भी कर दी गई है तो भी वो क्या रहेगी, कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी ही रहेगी। तो हम जो इससे जो आपको समझना है वो ये है कि कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला जो भी पैसा है, कभी भी जो पैसा मिलता है हमेशा टैक्स होता है, कभी भी वो 10(10)(d) में एग्जम्प्ट नहीं होता है। चाहे वो पैसा एज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मिले, चाहे वो पैसा एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिले, चाहे वो पैसा एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी मिले। ठीक है। तो 10(10)(d) में ये एक एक्सक्लूजन क्लॉज है। तो आप हमेशा अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये 10(10)(d) में एग्जम्प्ट नहीं होता है, और ये किसी भी फॉर्म में टैक्स हो सकता है, इनकम की, बिजनेस इनकम की फॉर्म में हो सकता है अगर कंपनी को वो सम मिलेगा, है ना, सैलरी की फॉर्म में हो सकता है अगर वो पॉलिसी जो है असाइन हो गई है उस कीमन को या उस डायरेक्टर को। और अगर वो डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है अगर वो, और उसको असाइन हो गई है, तो वो किस तरह से पैसा मिलेगा, तो वो मिलेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फॉर्म में। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट, नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन।
एक बार मुझे ज़रा बता दीजिए आप में से कोई भी कि कुछ समझ में आया? वैसे तो धीरे-धीरे ही समझ में आता है तो हेलो? मैम अगर सरेंडर वैल्यू के बाद कीमैन खुद पॉलिसी पेमेंट करता है तो उस पे एटीसी का डिडक्शन मिलेगा या नहीं? देखिए, ये जो चीज़ थी ना, ये पहले इस तरह से इसका बेनिफिट लिया जा रहा था, राइट? क्या होता था कि मतलब ये एक टैक्स इवेज़न पॉलिसी की तरह से यूज़ हो रहा था कि कई 3 साल बाद में वो डायरेक्टर जो है उसको असाइन कर दी गई। तो 3 साल तक जो शुरुआती दौर में समझ लीजिए अगर 1 लाख रुपए पे करा तो 3 लाख रुपए कंपनी ने पे किए, कंपनी को बेनिफिट हो गया, है ना? 3 लाख रुपए का उसने अपने रेवेन्यू में डाल दिया, एक्सपेंडिचर में चला गया और डायरेक्टर को उसका बेनिफिट हो गया कि उसको 3 लाख रुपए का उसको भी बेनिफिट इन द सेंस कि उसको वो पैसा नहीं देना पड़ा। बाद में सरेंडर वैल्यू तो बहुत कम होगी शुरू 3-4 साल में, तो वो पैसा उसका पे करेगा। तो पहले यही होता था, है ना? कि क्या हो इस तरह से होता था कि वो शुरुआती दौर में मतलब कंपनी पॉलिसी लेती थी और बाद में सरेंडर वैल्यू पर असाइन कर देती थी पॉलिसी कीमैन को, ठीक है? और फिर उसको आगे वो अपना करता था और वो फिर क्या होता था एग्ज़म्प्ट हो जाती थी। लेकिन अभी जो केस लॉज़ वगैरह के बाद में अभी पोज़ीशन क्लियर हो गई है कि इवन इफ वो असाइन भी हो जाए तो भी वो 1010D में एग्ज़म्प्ट नहीं होगी। तो अब ये करके कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक कि उसके पीछे कोई रियल रीज़न ना हो, है ना? क्योंकि टैक्स तो होना ही होना है। तो जब तक कि कोई ऐसा ही कि कम एम्प्लॉयर अगर क छोड़ के ही चला गया वो कंपनी, एम्प्लॉयी छोड़ के चला गया, तो आप इस पॉलिसी का क्या करेंगे? आपके लिए क्लॉज़ में भी नहीं रहेगा, तो आप उसको असाइन कर देंगे। ठीक है? आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। कोई और कुछ पूछना चाहता है? गोपाल जी मैं क्लियर हूँ? मैम हाँ, बताइए। मैम प्रीमियम पे एटीसी का डिडक्शन अगर वो पेमेंट कर रहा हो तो जैसे जब वो उसी कंटिन्यू के रखता हो। लेकिन हाँ, लेकिन वो कीमैन इंश्योरेंस है ना, तो अपने नाम अगर वो असाइन हो गई है उसको वो पॉलिसी, ठीक है? सरेंडर वैल्यू पर उसको असाइन होगी, लेकिन वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए अब इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं रह गया है। और एक और चीज़ है कि आईआरडीए की जो रेगुलेशन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंदर ये भी एक नई चीज़ आ गई है कि पहले क्या होता था इसमें बोनस और ये सारी चीज़ें मिलती थी, बट अब खाली उन्होंने बोला है कि मतलब पूरी तरह से अभी अप्लाई नहीं हुआ है। तो उसमें ये है कि वो खाली टर्म इंश्योरेंस के लिए मिलेगा, तो टर्म इंश्योरेंस में वैसे भी पैसा नहीं मिलता है, किसी भी तरह का बोनस या कुछ भी नहीं मिलता है, खाली डेथ होने पर ही उसका बेनिफिट मिलता है ना? तो अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, असाइन हो गई है, तो असाइन क्या होगा कंपनी को जो नई कंपनी गई है उसको असाइन होगी, है ना? और अगर इनको भी असाइन हुई है तो भी इनको बेनिफिट एज़ सच नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है ना? उसका बेनिफिट जो है वो हमेशा एम्प्लॉयर को मिलेगा। है ना? जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि अगर वो पैसा कर रहा है ना? उसको कर रहा है, तो ये एक एक्चुअली में ये एक डिबेटेबल इश्यू है कि उसका पैसा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ईटीसी में, है ना? इट इज़ स्टिल अ डिबेटेबल इश्यू और लेकिन आजकल ये चीज़ें होती भी नहीं है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे असाइन करने वाली चीज़ें, क्योंकि वो फाइनली जाकर एग्ज़म्प्ट होना नहीं है, पैसा तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है और अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कीमैन इंश्योरेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे क्योंकि इतना टेक्निकल आएगा भी नहीं, है ना? तो इसके अंदर आप लोग को ये चीज़ तो आई थिंक समझ में आ गई होगी कि कब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ में होगा, कब वो बिज़नेस इनकम में होगा और कब वो सैलरी इनकम में होगा, है ना? और कहाँ-कहाँ पर इस सेक्शन 1010 डी में मतलब दिया रखा है, तो अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो असाइन भी अगर हो गई है, तो जब पॉलिसी पूरी होगी है ना? अगर टर्म पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी जब पूरी होगी तो जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल ज़रूर होगा, वो एग्ज़म्प्ट नहीं होगा वो पैसा। ठीक है, आई होप और कोई बताएगा? चलिए अब हम एक और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो भी जो अमेंड हुआ है मैंने बोला 2 सेक्शन अमेंड हुए हैं, एक तो सेक्शन 28 टू ई था, दूसरा ये 28 6 ए है। ये 2 सेक्शन में अमेंडमेंट आया है तो इसको भी इम्पोर्टेंट है इसको देखना। तो क्या है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज़ ऑन द डेट ऑन व्हिच इट इज़ कन्वर्टेड इंटू और ट्रीटेड एज़ अ कैपिटल एसेट। क्या चीज़ है कि कोई भी इन्वेंट्री समझ लीजिए एक लैंड डीलर है, उसके पास में कई प्लॉट्स हैं। उसने क्या किया कि अपना जो प्लॉट्स है ना? वो जो कि लैंड उसका कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड था, उसको उसने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया। यानी उसने बोला कि अब ये मेरा कैपिटल में आ गया है।
दोनों प्लॉट्स को उसने कैपिटल में कर लिया, तो क्या हो जाएगा, जब जिस डेट में वो उसको कन्वर्ट करेगा, है ना, उस डेट में जो भी प्रॉफिट होता है अगर किसी भी तरीके का, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस इनकम में टैक्स हो जाएगा। ठीक है, हम अभी मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगी, पहले आप इसकी लैंग्वेज को देख लीजिए एक बार और। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट डिटरमिन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, है ना, कि जो एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में आप देखेंगे कि हाँ जैसे फेयर मार्केट वैल्यू है ना, किस तरह से निकाली जाएगी, तो उनको देखते हुए जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है इन्वेंट्री की, जिस डेट पे वो कन्वर्ट होती है इन्वेंट्री कैपिटल एसेट में, तो उससे होने वाला जो भी, है ना, जो भी डिफरेंस है, जो भी पैसा है, वो 28(6)(a) में क्या होगा, टैक्स होगा, इनकम माना जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन माना जाएगा। तो ये रीजन क्या थे इस अमेंडमेंट के पीछे, तो इसके रीजन, दो रीजन मतलब मेनली थे। एक तो ये था कि हम 45 सेक्शन 45(2) जो कैपिटल गेन्स वाला सेक्शन है, उसके अंदर है कि जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो क्या होता है, टैक्स ट्रीटमेंट होता है, वहां पे कैपिटल गेन मानते हैं। तो उसका यहाँ पर भी मतलब होना चाहिए सिमिलर चीज, कि अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में चेंज करें तो भी क्या होना चाहिए, वहां पर भी एक जो भी इनकम हो रही है उसको टैक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर इवेट हो रही थी ये जो इनकम था, है ना, इसको करने के लिए ताकि वहां पर भी हम टैक्स कर सकें, इसलिए ये वाला नया सेक्शन आया है। 1 अप्रैल 2019 से ये इफेक्ट में आ गया है। टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ डेफरिंग द टैक्स पेमेंट बाय कन्वर्टिंग द इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। अब क्या चीज है कि क्या होता है कि मतलब जो चीज अभी देनी है आपने उसे कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, अब वो आपके उसमें है, और फिर आपको क्या होगा, आगे जाके आपको जब स्टॉक इन ट्रेड में है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का, पर अगर आप कैपिटल एसेट में ले जाएंगे तो आपको क्या होगा, डेप्रिसिएशन और फिर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इस वजह से भी इन चीजों को खत्म करने के लिए क्या किया गया, ये सेक्शन आया है 28(c)(6) से। अभी बिल्कुल नया सेक्शन है, इस पे केस लॉस भी ज्यादा नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके अगर इसके अंदर जो भी कमी होगी तो केस लॉस से वो भी फिर और भी हो जाएगा, ये इवॉल्व हो जाएगा सेक्शन। इफेक्टिव डेट इसकी 1 अप्रैल 2019 और असेसमेंट ईयर 1920 और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में ये लागू होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि किस तरीके से, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, एक लैंड डीलर है, स्टॉक इन ट्रेड है उसका, उसके पास 2 प्लॉट हैं, कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए कि एक की 20 लाख है, एक की 25 लाख है। अब क्या किया उसने, उनको कहा कि नहीं ये मेरा आज की डेट से कैपिटल एसेट में आ गया है ना, तो उसने क्या किया, कैपिटल एसेट में उसने अपने कैपिटल अकाउंट में ले आया उसको। तो हम उस डेट में देखेंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, जो प्लॉट है हम किस तरह से इसको हाँ देखिए, यहाँ पर जहाँ मतलब इसको मैंने और क्लियर करके लिखा है, वेयर इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। इन्वेंट्री को अगर कैपिटल एसेट में या स्टॉक को जब कैपिटल एसेट में चेंज कर रहा है, और किस लिए कर रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, तभी बिजनेस इनकम में टैक्स होगा, है ना, तो कर रहा है। एनी गेन ऑन सच कन्वर्जन इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, अब इसमें इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सेल प्राइस क्या होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो अगर समझ लीजिए फिर देखिए कॉस्ट क्या होगा, विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि 2 प्लॉट हैं, एक 20 लाख का, एक 25 लाख का, और उसने बोला आज की डेट में समझ लीजिए अप्रैल या 29 मई को उसने वो कन्वर्ट कर दिए अपने किस में कन्वर्ट कर दिए, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, कॉस्ट हम क्या लेंगे कि जो कॉस्ट की परचेज की कॉस्ट थी, यानी कि जब उसने परचेज किया था तो वो 20 या 25 लाख 20 लाख रुपीज और 25 लाख रुपीज के 2 प्लॉट थे। ठीक है, जब उसने कन्वर्ट किया उस डेट में फेयर मार्केट वैल्यू समझ लीजिए 40 और 50 लाख हो गई है ना, तो जो डिफरेंस होगा वो टैक्स हो जाएगा। कहाँ पे टैक्स हो जाएगा, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम में वो टैक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी एक एक प्लॉट का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक प्लॉट है 20 लाख रुपए का, उसने बोला आज की डेट से मैं इसको किसमें करूंगा, मैं इसको कैपिटल एसेट में चेंज कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट में डाल रहा हूँ। तो आज की डेट में हम क्या देखेंगे कि जो उस एसेट का कॉस्ट प्राइस था और आज की डेट में जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हम उसको टैक्स कर लेंगे इनकम में, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। अब ये 28(7) ये सेक्शन भी सिंपल है सेक्शन। एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश ऑन काइंड on account of any capital asset being demolished, destroyed, discarded or transferred if the whole of the expenditure on such capital asset has been allowed as a deduction under section 35 AD। देखिए 35 AD क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए
जो भी किसी भी तरह का कैपिटल एसेट जो खरीदा जाता है, मशीनरी है, प्लांट है, तो उसके ऊपर क्या होता है 3580 में पूरा का पूरा मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। तो क्या होता है, निल हो जाता है, उसकी जो वैल्यू होती है ना, कॉस्ट, वो निल हो जाती है जिस भी परचेजर के लिए, जिसके पास भी वो एसेट था, है ना, उसके क्योंकि पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन में डिडक्शन मिल जाता है 3580 में 100% डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे समय में अगर आपने एक चीज खरीदी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, उसके ऊपर आपको 1 करोड़ रुपए का डिडक्शन मिल गया, तो आपके लिए तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही ना। वैल्यू इन द सेंस कि उसका जो भी कॉस्ट है वो आपके कुछ भी नहीं रहा, है ना, खत्म हो गया। आपने जो भी खर्चा किया था वो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो अब उसके बाद में भी अगर आप उसको बेचते हो, ठीक है, उसके बेचने के एवज में अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, तो क्या होगा, वो आपका टैक्स हो जाएगा, जो भी पैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 3580 में 100% डिडक्शन मिला हुआ है। तो अगर किसी चीज पे, अगर वही चीज है 1 करोड़ रुपीज की चीज थी, उसके ऊपर उस साल में पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपीज का आपको डिडक्शन में मिल गया है, तो उसकी वैल्यू आपकी जो आपने जो डिप्रिसिएशन वाला जो कॉलम बना रखा है उसके अंदर इन्वेंट्री जो भी है आपकी, है ना, कैपिटल एसेट जहां पर आपने बना रखे हैं, वहां पर जो उसकी वैल्यू है वो तो नील हो गई क्योंकि पूरा डिप्रिसिएशन मिल गया है। तो अगर हम उसको बेचेंगे या डिस्कार्ड करेंगे, कुछ भी उससे जो भी पैसा मिलेगा डिस्कार्ड या डेमोलिश या ट्रांसफर करने के बाद में, तो वो पैसा पूरा का पूरा 28/7 में इनकम माना जाता है, इनकम फॉर बिजनेस माना जाता है और उसको टैक्स किया जाता है। हेलो मनोज जी। यस मैम। हाँ, ये मुझे लगता है टाइम हो गया है ना, तो आप ऐसा कीजिए, क्विज वाले क्वेश्चन आप देंगे आज, ये पोल। ठीक है मैम, रेडी है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे कर दीजिए, फिर हम इसके बाद से करेंगे। तो पार्टिसिपेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मनोज जी अभी पीछे से